हे गाइस, स्वागत है आपका एक और एस्टेट की वीडियो का। जैसा कि आपको पता ही है, एस्टेट की सीरीज हमने चला रखी है। सिर्फ ये एस्टेट की सीरीज नहीं है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं कई बार यूजीसी में भी पूछे गए हैं और यूजीसी के कई बार क्वेश्चन आपके एस्टेट में पूछे गए हैं। तो सिर्फ इसे एस्टेट सीरीज के लिए ही ना पढ़ें, बल्कि यूजीसी या फिर अगर आप किसी भी कंपटीशन रिलेटेड टू द साइकोलॉजी के रिलेटेड तैयार कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अराउंड 121 क्वेश्चन के अराउंड हम पहुंच चुके हैं। 30 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। आज हम करेंगे 10 और कल आपके 20 करके इसको कल खत्म कर देंगे। तो ये देखते हैं 121 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सून आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिक में, लिप्जिक की जो सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो आई होप आप सबको याद हो 1879 में हुई थी, राइट। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट जो साइकोलॉजी लेबोरेटरी थी उसके बाद कौन सी एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि कैम्ब्रिज के अंदर आपकी एस्टेब्लिश हुई थी। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिस्ट की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट में जो आपकी साइकोलॉजी की लेबोरेटरी सिचुएटेड हुई थी वो हुई थी 1879 में और नाम है आपका लिप्जिक के अंदर, राइट। तो 1879 में हुई थी। उसके बाद आपकी फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच थी, दैट इज आपके विलियम जेम्स, उनकी जो लेबोरेटरी थी, ऑल्थो ये 1875 से स्टार्ट हो चुकी थी, बट ये इसके अंदर लेबोरेटरी का कोई काम नहीं होता था। इसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ लेक्चर लिए जाते थे, जो कि आपकी कहाँ सिचुएटेड हुई थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। ये से पहले सिचुएटेड हो गई थी, लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी का काम नहीं होता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स लिए जाते थे, तो इसलिए इसे लेबोरेटरी का नाम नहीं दिया गया। ऑल तो 1879 के बाद जैसे लिप्जिक में आपके जो कह सकते हैं लेबोरेटरी सिचुएटेड हुई, उसके बाद इस लेबोरेटरी को कन्वर्ट कर दिया गया एक लेबोरेटरी के अंदर। फिर आपके आती है गेस्टाल्ट अप्रोच। गेस्टाल्ट अप्रोच आपके यहाँ पर ये सिचुएटेड होती है, इन्होंने अपनी लेबोरेटरी 1912 के अंदर सिचुएटेड करी थी। कौन कौन थे इसके अंदर? आपके फाउंडर या फिर फादर ऑफ द गेस्टाल्ट अप्रोच या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपके मैक्स वर्थहाइमर, वुल्फगैंग कोलर और आपके हैं कुर्ट कफ्फा कॉफका, सॉरी, कुर्ट कॉफका। 1912 में इन्होंने यहाँ पर इस लेबोरेटरी की सिचुएटेड करी थी। फिर आपके हमारे आ गए फ्रूड वाले चाचा, दैट इज साइको एनालिसिस अप्रोच। यहाँ पर इन्होंने सिचुएटेड करी थी 1895 के अंदर। कहाँ पर? इनके सिगमंड फ्रूड थे। कहाँ पर सिचुएटेड करी थी इन्होंने? ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका वियना में, ठीक है। तो ये सारी लेबोरेटरी है। अगर आप देखोगे सेकंड नंबर पे आपकी ऑल्थो, जैसे मैंने आप बताया 1875 में सिचुएटेड हो गई थी, बट वो लेक्चर के लिए यूज करी जाती थी। तो उसके बाद जैसी ये सिचुएटेड हुई, इन्होंने भी अपने इसको लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज फंक्शनलिस्ट अप्रोच इज द राइट आंसर। कहां पर थी ये? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर थी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 122 की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रमन इज ए वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है। ही प्रेफर ए क्वाइट प्रिडिक्टेबल लाइफ एंड वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइजैक थ्योरी, ब्रेन रिकॉर्डिंग विल शो दैट ही टेंड्स टू हैव। अब देखिए, यहाँ पर आइजैक थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइजैक थ्योरी क्या कहती है? आइजैक थ्योरी कहती है जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं हायर लेवल ऑफ द कॉर्टिकल अराउजल। क्यों? मैं दोबारा आपको समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू द आइजैक थ्योरी, इंट्रोवर्ट एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ द कॉर्टिकल अराउजल देन द एक्सट्रोवर्ट। व्हाई? क्योंकि अगर आप देखोगे जो इंट्रोवर्ट की एनर्जी होती है वो इंटरनल स्टिमुली के थ्रू ही आपकी सिमुलेशन होती है, उन्होंने एक्सटर्नल की स्टिमुली की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इंटरनली वो क्या रहते हैं? कॉर्टिकल अराउजल रहते हैं। मीनवाइल जो आपके एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी उनको बाहर से मिलती है, तो उनके लिए एक्सटर्नल स्टिमुली का होना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। मीनवाइल इंट्रोवर्ट के लिए बाहर का या फिर एक्सटर्नल स्टिमुली का सिग्निफिकेंट नहीं होता है। सो इसलिए उनका हाई कॉर्टिकल अराउजल रहता है।
और ये हाई कॉर्टिकल अराउजल कहाँ से रिलेटेड है? आपका एआरएस, दैट इज एआरएस की फुल फॉर्म आई होप आप सबको पता होगी। क्या है एआरएस की फुल फॉर्म? दैट इज योर असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द आइसिंग ट्रेड थ्योरी, इन्होंने ये कहा था कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट एग्जिबिट हायर लेवल ऑफ cortical arousal देन एक्सट्रोवर्ट, और एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा इनका कॉर्टिकल अराउजल रहता है। ये रूटेड कहाँ होती है बेटा? ये रूटेड होती है आपकी ARAS, दैट इज असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहाँ से ये सारी चीजें आपकी क्या होती है? अराउज होती है। अगर आप देखोगे तो इसलिए इनको क्या चाहिए होता है? बहुत कम स्टूमुली चाहिए होता है सिमुलेशन के लिए। मीनवाइल एक्सट्रोवर्ट को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं स्टूमुली चाहिए होता है फॉर द अराउजल। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, लो कॉर्टिकल अराउजल बिल्कुल नहीं। अभी हमने बात करी है, रमन क्या है? इंट्रोवर्ट पर्सन है। इंट्रोवर्ट के लिए क्या चाहिए? हाई कॉर्टिकल अराउजल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर भी लो कॉर्टिकल अराउजल दे रखा है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ द कॉर्टिकल अराउजल दे रखा है सिर्फ एक के अंदर। यहाँ पर सब कॉर्टिकल की कोई यहाँ पर उन्होंने बात नहीं करी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, राइट। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर लिख दी है, आप देख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 की ओर चलते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ए लेडी इज दैट ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर रियल फीलिंग टू द पीपल। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक लेडी है जो कि अपनी रियल फीलिंग को लोगों को नहीं बता पाती है, और यही कारण है कि उसका उसके हस्बैंड से रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है। तो थेरेपिस्ट ने उन्हें टॉक टू एन एम्प्टी चेयर, एक एम्प्टी चेयर से बात करने के लिए उनसे कहा। प्रिटेंडिंग दैट हर हस्बैंड इज सिटिंग ऑन इट। उन्होंने क्या कहा कि आप प्रिटेंड करिए कि इस एम्प्टी चेयर पर आपके कौन बैठे हैं? आपके हस्बैंड बैठे हैं। द थेरेपिस्ट इज मोस्ट लाइकली अ प्रैक्टिशनर ऑफ, और अगर ये जो टेक्निक वो यूज कर रहे हैं बेसिकली अगर आप देखोगे दैट इज एम्प्टी चेयर टेक्निक, तो ये टेक्निक किसके अंदर आती है? ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखते हैं। अगर हम बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो बेटा इसके अंदर आपकी 3 टेक्निक मेन आती है। सबसे पहले होती है आपकी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो कि हमने बात कर रखी है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पर आती है आपकी एक्सपोजर थेरेपी भी आती है बेटा, ACT एक्सेप्टेंट कमिटेंट थेरेपी भी आती है, डायलेक्टुअल बाइटर्न थेरेपी भी आती है, DBT जिसे हम कहते हैं, और आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग भी यहाँ पर आती है। तो ये रहती हैं अगर हम टेक्निक की बात करें बिहेवियर थेरेपी के अंदर, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर थेरेपी, ACT, DBT और ऑपरेंट कंडीशनिंग। गेस्टाल्ट थेरेपी की बात करते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी में अगर आप देखोगे सबसे पहले आपकी और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी एम्प्टी चेयर। यहाँ पर इंडिविजुअल को जैसे ऊपर बताया गया है कि ये माना जाता है कि चेयर में जिस इंडिविजुअल से आपको बात करनी है, या फिर रिलीज ऑफ इमोशन, कि आपके जो इमोशंस है वो जब आप उस एम्प्टी चेयर को पे ये मान के चलो कि वो इंडिविजुअल बैठा है जिससे आपको बात करनी है, तो आपके रिलीज ऑफ इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी चेयर हो गई। इसके अलावा 2 चेयर टेक्निक भी इसके अंदर यूज होती है कि दोनों एम्प्टी चेयर होती हैं, फिर दोनों एक दूसरे का रोल बदलते चलते हैं। जब जैसे कि पहला उसने सपोज करिए अगर 2 फ्रेंड्स के बीच में है, तो वो क्या करेगा कि आपका पहले आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे फिर अपने पर्सपेक्टिव से सोचोगे। इससे क्या होगा, जब दोनों तरीके से इंडिविजुअल सोचता है तो वो दूसरे पर्सपेक्टिव से जब सोचता है अपने दोस्त के तरीके से, तो उसे लगने लग जाता है इट में पॉसिबल ये इसके रीजंस हो। तो वहां जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो होती है वो काफी जल्दी आपकी सही होने की कोशिश होती है। तो एम्प्टी चेयर होती है। इसमें 2 चेयर टेक्निक भी होती है। रोल प्लेइंग भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दूसरे का रोल प्ले करते हैं तो भी आप उनके क्या जाते हैं, उनके शूज में, जैसे कहते हैं ना कि दूसरे के जूते में पाँव डालना, यानी कि उसके जो सारी चीजें उसको समझना। तो रोल प्लेइंग का आपका जाता है। फिर यहाँ पर आता है आपका एग्जाग्रेशन आ जाता है। एग्जाग्रेशन क्या रहता है कि सपोज करिए कई बार आपने इंडिविजुअल को देखे होंगे वो बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं। नर्वसनेस में वो कुछ साइन आपको शो करते हैं। साइन कैसे शो करेंगे? जैसे कि उंगलियों को चटकाना, या फिर पाँव पे टप 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 टैप टैप करते रहना, या फिर थाई के ऊपर हाथ मारते रहना।
तो ये क्या साइन शो करता है? ये साइन नर्वसनेस शो करता है और इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली ये कर रहा होता है। तो जो क्लाइंट होता है जब वो एक्शन ये सारी चीजें कर रहा होता है तो काउंसलर उसे कहता है कि आपको इन्हीं चीजों को एक्सेसिव करना है। यानी कि अगर आप उंगली अपनी चटका रहे हैं तो आपको लगभग 10 मिनट तक उंगलियां चटकाती रहनी चाहिए, चाहे वो चटके या ना चटके। अगर आप अपना लेग टैप कर रहे हैं तो आप उसको टैप करते रहेंगे कुछ फर्दर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। उससे क्या होता है कि जो अनकॉन्शियसली जो हमारी मूवमेंट हो रही थी, जब इतना ज्यादा टाइम के लिए हम उसे रिपीटेडली करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमें पता लगने लग जाता है कि हम नर्वसनेस का ये साइन कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दैट इज एग्जैगरेशन, राइट। अब आ जाते हैं आपकी क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी तो बहुत ज्यादा फेमस है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की यहाँ पर बात होती है। और किसकी बात होती है? यहाँ पर बात होती है आपकी एम्पैथी की, दूसरों की जगह खुद को रखना, जेन्युइननेस की यहाँ पर बात होती है। रिफ्लेक्शन की बात होती है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंडिविजुअल कि किसी की नेगेटिविटी जो चीजें आती हैं उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कोई अगर बॉडी शेम कर रहा है तो उसने उसको भी क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। जैसे एक तरीके से यहाँ पर ये चीजें आई और उसने उस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया, उनको सुना नहीं या फिर अवॉइड कर दिया। साइको एनालिसिस के अंदर तो आई थिंक सबको ही पता होगा, डेट इज फ्रूड जी ने क्या क्या दिया? फ्री एसोसिएशन दी है, फ्री एसोसिएशन टेक्निक दी है, ड्रीम एनालिसिस दी है, और कौन कौन सी दी है? ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस की भी यहाँ पर बात हुई है। ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। और लास्ट में रेसिस्टेंस की भी बात करिए। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? जब आपकी थेरेपी करी जाती है रेसिस्टेंस में, आपको बताया जाता है कि आप अनकॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उन अनकॉन्शियस चीजों को रोकने के लिए रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि आप अनकॉन्शियसली किसी चीज के बारे में गलत बोले जा रहे हैं, तो जब आपको कॉन्शियसली आप उन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो अनकॉन्शियसली उन चीजों के बीच में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंट आने लग जाएगा। दैट इज योर रेसिस्टेंस। आई होप आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर वीडियो बना के देंगे। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 की, तो सारी मैंने आपकी टेक्निक यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एम्प्टी चेयर से बात करने की। तो गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर आप एम्प्टी चेयर आपकी आती है। ये सारी टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार यूजीसी में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो टेक्निक यूज हो रही है ये किस थेरेपी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं, ज़ैग्रैनिक इफेक्ट। देखिए ज़ैगार्निक इफेक्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करता है कि जो उसके अनकम्प्लीटेड टास्क हैं वो ज्यादा बेटर रिमेंबर करता है एज कंपेयर टू द कंप्लीटेड टास्क। दैट इज ज़ैग्रैनिक इफेक्ट क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिमेंबर अनकम्प्लीटेड टास्क better than completed tasks। जो उसके अधूरे काम हैं उनको ज्यादा रिमेंबर रखता है एज कंपेयर टू द कंप्लीटेड टास्क। तो अगर आप देखोगे, व्हेन टास्क इज नॉट इंटरेस्टिंग, व्हेन टास्क इज डिफिकल्ट, व्हेन टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत सीधा सीधा पूछा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है? दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल ठीक है, सबको पता है ये तो। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट अप्रोचेस टू द बिहेवियर डिसऑर्डर। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वो बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात कर रहा है। पेशेंट सेंटर्ड थेरेपी बिलोंग्स टू पेशेंट सेंटर, यानी कि इसको हम क्लाइंट सेंटर भी लिख सकते हैं बेटा। क्लाइंट सेंटर थेरेपी किससे बिलोंग करती है? ये तो सबने हमने पढ़ रखा है। और ये सारी इसके अंदर जो टेक्निक होती है, अगर आप देखोगे मैंने यही सारी टेक्निक आपको ऊपर लिखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी आपकी
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आती है, किसने दी है ये? कार्ल रोजर्स ने दी है। कार्ल रोजर्स ने कब दी है? अराउंड 1950 के अराउंड दी है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग 1950 के अंदर ये दी गई थी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, राइट। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आपकी क्लाइंट सेंटर थेरेपी आती है। ओके, एक बार आप ईयर चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट हाँ, कार्ल रोजर्स के थ्रू आपकी ह्यूमनिस्टिक के अंदर आपकी पेशेंट सेंटर या फिर आप कह सकते हैं क्लाइंट सेंटर थेरेपी आती है। क्वेश्चन नंबर 127 की ओर देखते हैं, क्या कह रहा है? मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाज पोस्टुलेटेड बाय। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर किसके द्वारा दी गई है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगर हम मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो आई होप आपको पता होगा कि मैनिक को अब बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से कहा जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर। और बाइपोलर डिसऑर्डर आपके किसने दिए थे? आपके एमिल क्राइपलिन, एमिल क्रैपलिन ने। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन का आंसर इज नॉट कि सिर्फ हम वहां पर पहुंच के खत्म कर दे। ब्राउन, हिप्पोक्रेट और फ्रूड ने क्या क्या दिया था, ये इनके बारे में बात करते हैं। अगर हम ब्राउन के बारे में बात करें तो इन्होंने यहां पर ब्राउन ब्राउन सिग्वार्ट सिंड्रोम यहां पर इन्होंने इनिशिएट करा था। कब दिया था ये? 1850 के अंदर दिया था। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम में इंडिविजुअल की जो स्पाइनल कोड होती है, इंडिविजुअल का जो स्पाइनल कोड होता है वो हाफ डैमेज हो जाता है, हाफ डैमेज ऑफ स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड होती है वो हाफ डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से इंडिविजुअल को या तो पैरालिसिस हो जाता है या फिर सेंस ऑफ पेन उसे बिल्कुल नहीं होता है, टेम्परेचर सेंसेशन, ये सारी चीजें क्या होने लग जाती है? भूलने लग जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम। हिप्पोक्रेट्स ने किसकी बात करी है? हिप्पोक्रेट ने मेलनकोली की बात करी है। मेलनकोली, जो कि आज की टर्म में आपका क्या कहा जाता है बेटा? डिप्रेशन। इन्होंने, हिप्पोक्रेट्स ने मेनिया की भी बात करी है, तो इस चीज को भी आप याद रखना है। मेनिया और मैनिक दोनों में फर्क है। क्रैपलिन ने आपके मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करी है। फ्रूड ने, ये तो सबको पता ही है किस किस की बात करी है। फ्रूड ने बात करी है हिस्टीरिया की एंड न्यूरोसिस की बात करी है। इसको भी आपको याद रखना है, राइट। अगर आज आपका होमवर्क है, वैसे तो मैं भी बताने वाला था, लेकिन आज आपका होमवर्क है कि हिस्टीरिया का राइट नाउ डिसऑर्डर कौन से माने जाते हैं। हिस्टीरिया का जो डिसऑर्डर माने जाते हैं राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द DSM-5 या फिर आप कह सकते हैं DSM-4 TR, हिस्टीरिया का अब नाम क्या है? जैसे मेलनकोली का डिप्रेशन हो गया है अब नाम, मेनिक का अगर आप देखोगे बाइपोलर हो गया है, ऐसे हिस्टीरिया का अब नाम क्या है? ये आज आपका होमवर्क है और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। फैमिली रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ द ग्रुप, ये हमने कल ही करा था। ये किसकी थ्योरी? आपके यूरिया प्रोफेनर ने। यहाँ पर इन्होंने फैमिली को क्या होता है? आपका प्राइमरी होता है, बिल्कुल ठीक है, राइट। इसमें तो ये तो कल ही हमने करा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, जिसमें बात कर रहा है काउंटर बैलेंसिंग की। तो देखिए, काउंटर बैलेंसिंग बेसिकली होती क्या है, ये यहाँ पर बात करते हैं। काउंटर बैलेंसिंग इज बेसिकली टू कंट्रोल फॉर द ऑर्डर इफेक्ट। यानी कि यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग में क्या होता है, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में सपोज करिए आपने, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करिए आप 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑर्डर में भेज रहे हैं। हमेशा आप जब ये आपने पहली बार इसका सैंपल करा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो आपको नहीं लगता ये कुछ प्री डिसाइडेड सा होता चला जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग करने के लिए, ताकि बैलेंस हो सके, यहाँ पर इनके सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है, सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाता है। बट यहां पर ये कहा जाता है काउंटर बैलेंसिंग में कि जो उनका ऑर्डर है वो ऑर्डर रहे, ताकि जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। टू कंट्रोल फॉर ऑर्डर इफेक्ट इन एक्सपेरिमेंट।
हमें क्या करना होता है, जो इस ऑर्डर का कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा होगा एक्सपेरिमेंट में, उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय द काउंटर बैलेंसिंग। तो अगर आप देखोगे टू कंट्रोल IV DV नहीं है, टू कंट्रोल द सीक्वेंस, सीक्वेंस और ऑर्डर सेम आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सब्जेक्ट रिलीवेंट वेरिएबल का कुछ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है काउंटर बैलेंसिंग की अगर हम बात करते हैं, दैट इज आपका सीक्वेंस रिलीवेंट वेरिएबल, कि आप हम एक सीक्वेंस में, ताकि वो बायस ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम उस जो ऑर्डर इफेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जोसेफ वुल्फ, और ये कब दी गई थी, ये आपकी दी गई थी आपकी 1950 के अंदर, 1950 में ये दी गई थी, राइट। तो ये था आपका आज का लिए। और अब होमवर्क ना भूलें, होमवर्क में क्या था आपका, हिस्टीरिया का राइट नाउ नेम, जो कि आपका DSM 4TR या DSM 5TR के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, कोशिश करेंगे लास्ट क्लास में हम इन सारे 20 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म करें, क्योंकि आपका एग्जाम भी नियर अबाउट है। आई होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।